बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान जो है और दीगर बहुत सारे मुल्क अब फंस गए इस मामले में कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर एक अमन मुआहदे पर दस्तखत किए, लेकिन इसराइल ने उस अमन मुआहदे की धज्जियाँ उड़ा दी। इस वक्त जो लेटेस्ट सूरत हाल है मेरे पास, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। और ये दुनिया भर के अखबारात में, मीडिया में छप चुकी है कि इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी इस वक्त जारी है और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसका हुक्म दिया है और 46 बच्चों समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं। ये नादरीन खिलाफ वर्जी की गई है उस अमन मुआहदे की जिस पर पाकिस्तान ने भी दस्तखत किए, जिस पर दीगर मुसलमान ममालिक ने भी दस्तखत किए और जिसको ट्रंप अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे थे। और जब ये दस्तखत हो रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब ट्रंप के लिए तालियां पीट रहे थे और उनके लिए अमन के नोबेल इनाम का बार बार ऐलान कर रहे थे और ट्रंप को उन्होंने अपने माथे पे हाथ रखते हुए सैल्यूट भी किया शहबाज शरीफ ने। और बड़े गिरे हुए वज़ीर आज़म वो नज़र आए। पाकिस्तान की तारीख में कभी इस लो लेवल पे कोई वज़ीर आज़म नहीं गिरा जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब मशहूर हुए पूरी दुनिया में शू शाइन बॉय के तौर पे, और दुनिया ने उनको ये नाम दिया कि जूते पॉलिश करने वाला लड़का। तो शहबाज शरीफ साहब ने जनाब वहाँ तो बड़े ताशे बजाए थे, लेकिन अब कोई सवाल करने के लिए तैयार नहीं है। कम अज़ कम 104 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं गजा की वजारत इत्तलात के मुताबिक, और ये देखें अब 250 से ज़्यादा ज़ख्मी है। एक बात आप ज़हन में रखें कि ये फ़लस्तीनी महफूज मकामात की तरफ चले जाते हैं जब भी कभी इसराइल बमबारी करता है, लेकिन ये जो अमन मुआहदा हुआ इसके बाद बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी वापस अपने इलाकों में आए। जब वो अपने घरों में पहुँच गए तो उसके बाद उन्होंने अपनी आबादकारी शुरू की और उस वक्त इसराइल ने दोबारा उनके ऊपर हमला किया। उन्होंने अपने सारे यरगमाली छुड़वा लिए, उन्होंने अपने सारे कैदी ले लिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि सहाफ़ी मेहदी हसन, जिन्होंने ख्वाजा आसिफ का तबला बजा के रख दिया था, वो सहाफ़ी मेहदी हसन ने ये बात की थी कि उन्हें इस बात का डर है कि जब भी इसराइल अपने कैदियों को वापस ले लेगा या जिस वक्त इसराइल अपने यरगमालियों को या जो लाशें हैं उनको वापस ले लेगा, तो फिर वो दोबारा गजा के ऊपर अटैक करेगा और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करेगा। ये उन्होंने कहा था और ये बात अब ऐसा लगता है कि साबित हो रही है। बड़े बड़े हुक्मरानों को वो बात समझ नहीं आई जो बात एक जर्नलिस्ट को समझ आवे। देखिए एक चीज़ और है, ये अपना इन्होंने मफाद देखा वक्ती तौर पे, छोटा मोटा फ़ायदा। डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करना पाकिस्तानी सियासतदानों की और एस्टेब्लिशमेंट की ये एक बहुत बड़ी गलती बनेगा। वजह क्या है, ये इनसे एक बहुत बड़ी, पंजाबी में कहते हैं खच बच गई है। हुआ ये कि इन्होंने तो वक्ती फ़ायदा लेने के लिए, ट्रंप को राज़ी रखने के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अमन के नोबेल इनाम के लिए उन्हें नामजद कर दिया। लेकिन अब ट्रंप जो जो करेगा, जब जब करेगा और जब जब कोई चीज़ उसकी सामने आएगी, और वो आती रहती हैं, अमेरिका है, अमेरिका के अंदर ताकत बहुत ज़्यादा है, फ़ौज बहुत बड़ी है, तो छोटे मोटे पंगे तो वो करता ही रहता है। तो वो जब जब जो जो करेगा उसका रिएक्शन पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ पे आएगा कि जनाब इन लोगों ने जाके मुलाकात की और उसके बाद अमन के नोबेल इनाम के लिए स्ट्रेट अवे नामजद कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को, ये देखे बगैर कि इन्होंने फ्यूचर में करना क्या है। नादरीन, अब ये तो मैंने आपको खबर बताई कि सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर एक ताज़ा रद्द-ए-अमल आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसराइल के गजा पर ताज़ा वहशियाना हमलों की शदीद तरीन मजम्मत। तहरीक इंसाफ गजा की मजलूम और महसूर आबादी पर इसराइली अफवाज के ताज़ा और वहशियाना फ़ज़ाई हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करती है, जिनमें दर्जनों मासूम फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। ये हमले न सिर्फ इंसानी हकूक़ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि ये हालिया जंगबंदी की खुली तौहीन और मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश पर हमला है। तहरीक इंसाफ आलमी बरादरी, ख़ुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा और OIC और मुस्लिम दुनिया से पुरज़ोर मुतालबा करती है कि वो इसराइल की बर्बरियत के ख़िलाफ़ फ़ौरी, मौसर और इज्तमाई इक़दाम करें ताकि निहत्ते फ़लस्तीनी अवाम को मज़ीद कत्लो गारत, मुहासरे और तबाही से बचाया जा सके। पाकिस्तानी हुकूमत से इन्होंने कोई मुतालबा नहीं किया। पाकिस्तानी हुकूमत से भी मुतालबा करना चाहिए था ना कि आप ये इक़दाम उठाएँ, तो पाकिस्तानी हुकूमत ने तो कोई इक़दाम नहीं उठाए। अब गजा में पाकिस्तानी फ़ौज को भेजने का जो मामला है, देखिए एक चीज़ और इनके गले पड़ी हुई है, इनको ये असेसमेंट ही नहीं कर पाए। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है या रिजीम है, ये इस बात की असेसमेंट कर ही नहीं पाए। इनको अंदाज़ा ही नहीं था कि अगर ये जंगबंदी करवा भी देंगे तो नेतन्याहू और इसराइल जो है वो अपनी ताकत और अपने फैसले खुद करता है।
उसे लगता है वो बहुत ताकतवर है, वो अपने फैसले खुद करेगा, तो जब दिल करेगा वो माहिदा तोड़ देंगे। तो इनके दिमाग में ये बात पहले नहीं थी, ये धोखा खा गए। इन्हें लगा जी जंगबंदी ट्रंप ने करा दी, ट्रंप ने जो करवा दिया वो हो गई जंगबंदी, अब कोई बंदा नहीं मरेगा। वहां 100 शहीद कर दिए उन्होंने, 100 से ज्यादा। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब ये अपनी फौजें वहां पे भिजवा देंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि इसराइल उस वक्त कोई अटैक नहीं करेगा या फलस्तीनियों को निशाना बनाना बंद कर देगा? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। और जो पाकिस्तानी फौजें वहां पे जाएंगी, क्या ये अपने साथ मिसाइल लेकर जाएंगे, आर्टिलरी लेकर जाएंगे? कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। इनके पास तो वो सिंपल वेपन्स होंगे जो नेटो इनको देगी या अमेरिका इनको देगा, कि इनके इस्तेमाल से या ये चीज़ें जो भी फराहम की जाएंगी उनके इस्तेमाल से इन्होंने हमास को गैर मुसल्लह करना है। और करना यह है कि इसराइली जो सरहदें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, एक बफर जोन बनाना है बीच में, यानी इसराइल और गजा के बीच में एक ऐसा बफर जोन बनाना है जहां से फिर इसराइल को आइंदा कोई प्रॉब्लम ना हो, उनका मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। तो एक्चुअली तो इन फौजों के जाने का मकसद बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है, ट्रंप भी यही कह रहा है, इसराइल भी यही कह रहा है, उनका मीडिया भी यही कह रहा है। अब यहां एक और चंद सवालात है जो सवालात उठाए हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने, और ये भी बड़े अहम सवाल है। उन्होंने कहा जी आज नहीं तो कल गजा में मुज़ामती तहरीक शुरू होनी ही है, तो क्या हमारी अफवाज फिर गजा के लोगों के मद्दे मुकाबल खड़ी होंगी? सवाल है, क्योंकि देखें जब आप किसी को गुलामी में रखते हैं या कैद में रखते हैं तो वो मुज़ामत तो करता है। इंडिया की लगभग 10 लाख फौज है मकबूजा कश्मीर में, आज तक मुज़ामत ख़त्म नहीं हुई। लोग मुज़ामत करते हैं, बहुत बड़ी फौज के सामने भी मुज़ामत करते हैं। तो ये अगर 1 लाख फौज भी चली जाती है गजा में, सारे मुल्कों की मिला के 1 लाख बंदा भी वहां अगर पहुंचा दिया जाए, अव्वल तो इतना हो नहीं सकता, लेकिन अगर पहुंच भी जाए तो क्या फ़लस्तीनियों की मुज़ामत ख़त्म हो जाएगी? ये तो ख़त्म नहीं होगी। ये सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा जी क्या हमारी अफवाज फिर गजा के लोगों के मद्दे मुकाबल खड़ी होंगी? नंबर 2, क्या हमास गैर मुसल्लह होगी? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 3, अगर हमास गैर मुसल्लह होने पर मान भी जाती है लेकिन उनके कुछ धड़े इनकार कर देते हैं, तो क्या फिर हम उनसे लड़ेंगे? अहम सवाल है। क्या बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए इसराइली नस्ल कुश फौज के साथ कोई इश्तराक और वर्किंग रिलेशनशिप कायम की जा सकती है? देखिए इसमें पाकिस्तानी फौजियों को तो वो नहीं डालेंगे मेरे ख्याल में। ये वाला जो सवाल है, एक बात तो ठीक है कि जब आप बफर जोन बनाएंगे, बीच में एक फ़ौज खड़ी होगी, तो इसराइल के साथ तो उनके ताल्लुकात फ़ौज के होंगे, उनके साथ उनको गुफ्तशनीद करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे ख्याल में इस काम के लिए वो अपने बंदे रखेंगे। ये जो हमारे फ़ौजी जाएंगे ये बतौर एक छोटे दर्जे की फ़ौज के काम करेंगे। जो मेन लोग हैं वो पहुंच चुके हैं, जैसा कि अमेरिकन फ़ौजी हैं वो वहाँ पे आ गए और वो इसराइल के अंदर उनकी तस्वीर भी आई, वीडियोज़ भी आई। वो कमांड मेरे ख्याल में संभालेंगे और इसराइल के साथ वो डील करेंगे। और जो बाकी फ़ौजें आएंगी मुसलमान मुल्कों की, उनके वो मास्टर्स बन जाएंगे, यानी वो उनको कमांड करेंगे, उन्हें बताएंगे जी क्या करना है क्या नहीं करना। तो इन फ़ौजों को वो पीछे रखेंगे, फ़लस्तीन वाली साइड पे रखेंगे और इसराइल वाली साइड पे वो शायद खुद डील करेंगे। मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है, लेकिन ये सवाल तो इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 ये है कि हमारी दोनों सरहदों पर सूरत हाल कशीदा है, क्या हम हज़ारों की तादाद में फ़ौजी भेजने के मुतहम्मिल हो सकते हैं? नंबर 6, हुकूमती अरकान से पूछें तो कंधे उचका कर बेबसी में कहते हैं कि हमें गजा में अफवाज की तैनाती के बारे में कोई इल्म नहीं है। क्या रियासतें ऐसे चला करती हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुस्तफ़ा नवाज खोखर के, लेकिन आजकल जवाब देने के मूड में पाकिस्तान में कोई नहीं है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो फैसला कर लेती है उसको सवाल जवाब की तो फिर गुंजाइश ही नहीं है। नादरीन, एक एक करके जितने भी आपके सीनियर सहाफ़ी हैं ना पाकिस्तान में, वो सारे इस फार्मूले को रद्द कर रहे हैं। मलिया लोधी साहिबा उन्होंने भी कहा नहीं ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। उर्दन ने भी इनकार किया। इसके अंदर पाकिस्तान को अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और अपनी फौज को गजा में नहीं भेजना चाहिए। और ये जो सआदत वाला चूरन बेचा जा रहा है ना, तो अमरीकी सआदत तो आपको हासिल हो सकती है, इसके अंदर कोई आपको मस्जिद अक्सा में तो भेज नहीं रहे। लेकिन फिर भी मैं अपनी पुरानी बात को दोहराऊंगा कि जब ये मुसलमान मुल्कों की फौजें वहां पर पहुंचेंगी तो कुछ मनाजर ज़रूर दिखाए जाएंगे। यानी मनाजर दिखाए जाएंगे कि फ़लस्तीनी उनको फूलों के हार डाल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। ये इब्तदाई तौर पे ये चीज़ें होंगी और बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बना के बड़े ज़बरदस्त स्लोमोस बनेंगे, बड़ी अच्छी प्रोडक्शन की जाएगी। इंडोनेशिया की फ़ौजियों की जो
तस्वीर और वीडियोज़ हैं वो इंडोनेशिया जाएंगी, पाकिस्तानी फ़ौजियों की जो तस्वीर और वीडियोज़ हैं वो पाकिस्तान आएंगी, बड़े ज़बरदस्त किस्म के इस्लामी म्यूज़िक उसके ऊपर लगेंगे। इंडोनेशिया अपने ज़बान में म्यूज़िक लगाएगा, हम अपनी ज़बान में म्यूज़िक लगाएंगे, कुछ अरबी में चलेगा। तो ये एक माहौल बनाया जाएगा कि उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी होकर फ़लस्तीनियों की हिफाजत के लिए आ गई। लेकिन एक्चुअली वो नहीं है, जो एक्चुअल है वो बाद में रिपोर्ट होगा, वो बैनुल अक़वामी मीडिया उसको रिपोर्ट करेगा और बाद में पता चलेगा कि फ़लस्तीनियों की जो तहरीक आज़ादी है उसको मुकम्मल तौर पे इसराइल तो कुचल नहीं सका, लेकिन मुसलमान मुल्कों की फ़ौज वहाँ पे जाती है और जाने के बाद उसको मुकम्मल तौर पे गैर मुसल्लह करके ख़त्म करने की कोशिश करती है। अब ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहा। वसअतुल्लाह खान साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जी अगर इस अमन फोर्स का मकसद हमास को गैर मुसल्लह करना है, ये तो ट्रंप कह चुका पहले ही, तो ये फ़लस्तीनियों के साथ दुश्मनी होगी। ना कहने के हज़ार तरीके हैं, आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये दलदल है। हैरत की बात यह है कि इसराइल भी इस अमन फोर्स पे राज़ी है, पता नहीं इसमें इसकी क्या चाल है। ये जनाब वसअतुल्लाह खान साहब ने भी कहा। तो हर रीश शऊर आदमी जो है वो इसकी मुखालफत कर रहा है कि ये नहीं करना चाहिए। देखिए ना, एक तरफ ट्रंप मुसलमान रहनुमाओं की तारीफ़ें कर रहा है, जिनमें ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ शामिल हैं, और दूसरी तरफ नेतन्याहू इसराइल पर बमबारी का हुक्म दे देता है। हमारे हुक्मरान जो है वो तारीफ़ों पे राज़ी हैं और कोई आवाज़ उठाने वाला हमें अब दिखाई नहीं दे रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो है वो उस वक्त फुटबॉल उछाल रहा है एक कॉन्फ्रेंस में बैठ के, और वो इंजॉय कर रहा है, फुटबॉल उछाल रहा है, अपने ख़ानदान की अमारत के किस्से बता रहा है कि हम अमीर कैसे बने गरीब से। और उस वक्त फ़लस्तीन के अंदर बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है और बमबारी की जा रही है। ये इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो ऐसे है। नाज़रीन, इमरान खान साहब के केस के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है मेरे पास। खबर यह है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में अदालत ने यह फैसला किया था कि तोशा खाना केस जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर चलाया जाएगा। अदालत ने फैसला क्या करना होता है, अदालत को कह दिया जाता है कि अब रोज़ सुनना है, फटाफट निबेड़ो। तो उस वक्त जनाब अदालत रोज़ की बुनियाद पर कर रही थी। 16 अक्टूबर को इसकी आखिरी समाअत हुई और फिर वहाँ से आगे इसकी तारीख दे दी गई 29 अक्टूबर तक। और जनाब अब एक नई खबर आई है और पता चला है कि इसे 27 नवंबर तक के लिए इमरान खान साहब के केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। 27 नवंबर को अब समाअत होगी। ये बड़ा अहम वक्त है देखें, क्योंकि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला जो महीना होता है या 1.5-2 महीने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दिन तेज़ी से करीब आते जा रहे हैं और आर्मी चीफ की अब एक्सटेंशन होनी है या नहीं होनी, ये फैसला अब दिनों की बात रह गई है। यानी वो 2 साल मज़ीद कंटिन्यू करेंगे या उन्हें नए 5 साल दिए जाएंगे या वो रिटायर हो जाएंगे और एक नया आर्मी चीफ 5 साल की मुद्दत के लिए तैनात होकर आ जाएगा। इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नवाज शरीफ के अंदर बड़ा पोटेंशियल है किसी की भी टांग खींचने का या कोई भी काम करने का। देखिए, नवाज शरीफ में ना एक खूबी है, मैं आपको बताता हूँ, उनको मारने की सलाहियत बहुत है नवाज शरीफ में। किसी को मारना हो, किसी के खिलाफ कुछ करना हो, तो ये मार खाने की सलाहियत नहीं है। यानी लोग ये कहते हैं नवाज शरीफ लड़ाका नहीं है, लड़ नहीं सकता, नहीं, जब तक उसके अंदर मारने की कैपेसिटी रहती है नवाज शरीफ मारते हैं और उनमें मारने की सलाहियत है, हमला करने की सलाहियत है, एडवेंचर करने की सलाहियत है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ में मार खाने की हिम्मत नहीं है। कभी भी आप देखें उन्होंने तारीख में मार नहीं खाई, हमेशा मारने की कोशिश की है। तो ये जब मौका मिलेगा तो नवाज शरीफ साहब अपना रंग जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आसिम मुनीर साहब इस वक्त PMLN में नवाज शरीफ से ज़्यादा मकबूल हो चुके हैं और उनका तोती बोल रहा है। आज PMLN की रेड लाइन जो है वो नवाज शरीफ नहीं है, आज PMLN की रेड लाइन आसिम मुनीर साहब है। और आसिम मुनीर साहब इसी तरह PMLN के लीडर बन चुके हैं जैसे एक दौर में परवेज़ मुशर्रफ काफ लीग के लीडर बन चुके थे। ये बदकिस्मती होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीगियों की किस्मत में यही है, कभी एक डिक्टेटर, कभी दूसरा डिक्टेटर, कभी तीसरा डिक्टेटर। बहरहाल अभी इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत काफ़ी कम है आसिम मुनीर साहब के मुकाबले में, और वो भी मैं उनकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा। तो नाजरीन, अब इमरान खान साहब का केस फिर लमका दिया गया कि ये नवंबर वाला जो कंडा है ये निकल जाए पहले। हो सकता है उन्हें आने वाले दिनों में मुलाकातों में मजीद मुश्किलात पेश आएँ, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कोई तहरीक चलाना चाहती है तो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातें रुकवा दी जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी का इंदिया भी दिया है। बैरिस्टर अकील ने यह बात की है, ये हुकूमती रुकन है, इस वक्त हुकूमत के बहुत करीबी हैं, और इन्होंने ये कहा कि जी हो सकता है कि हम एक एमरजेंसी हमें लगानी पड़ जाए। बल्कि कुछ लोग आफ्ताब शेरपाव का नाम भी दे रहे हैं
कि आफ्ताब शेरपाव को शायद बना दिया जाए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर, कुंडी को हटा के, और वो जो आफ्ताब शेरपाव है उससे फिर अपनी मर्जी का काम ले लिया जाए, क्योंकि उन लोगों के एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं शेरपाव वालों के। तो ये भी अब कहानियां आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। देखिए, ऑपरेशन की सूरत हाल तो बनाई जा रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो धमकी लगाई है अफगानिस्तान के साथ, जो उन्होंने अब ज़बान इस्तेमाल की है वज़ीर दिफा ने, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक एटमी मुल्क है। एटमी मुल्क का वज़ीर दिफा जब बोलता है तो बड़ा मोहतात बोलता है। छोटे छोटे मुल्कों के वज़ीर दिफा भी एहतियात से काम लेते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह बात की है उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तालिबान के ऊपर रगड़ा दिया, और साथ उन्होंने ये कहा कि अफगान हुकाम के जहरीले बयानात ये जाहिर करते हैं कि तालिबान हुकूमत में इंतशार और धोखाधही बतदरीज मौजूद है। तालिबान रजीम को ख़त्म करने या उन्हें गारों में छुपने पर मजबूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता तालिबान रजीम की अगर ख्वाहिश हो तो तोरा बोरा में माजी की शिकस्त के मनाजिर, जहां वो दुम दबाकर भागे थे, दोबारा देखना यकीनन अक़वाम आलम के लिए एक नया दिलचस्प मंजर होगा। इस तरह की ज़ुबान एक वज़ीर दिफा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे तो फायर फाइटिंग नहीं होगी, इससे तो जो है फ्यूलिंग होगी, आग मज़ीद भड़केगी। तालिबान रजीम सिर्फ अपनी काबज़ हुक्मरानी बरकरार रखने और जंगी मईशत को बचाने के लिए अफगानिस्तान को एक तनाज़े में धकेल रही है। अपनी कमज़ोरी और जंग के दावों की खोखली हकीकत को बखूबी जानने के बावजूद वो तिबले जंग बजाकर बज़ाहिर अफ़गान अवाम में अपनी बिगड़ती हुई साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अगर वो दोबारा अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम को तबाह करने पर मुसर हैं तो फिर जो भी होना है वो हो जाए। फिर वो ये कहते हैं कि जहाँ तक ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स के बयानिए का ताल्लुक है कि अफ़गानिस्तान जो है वो रियासतों का कब्रिस्तान है। पाकिस्तान इसको हरगिज़ एम्पायर नहीं कहता, लेकिन अफ़गानिस्तान तालिबान की वजह से अपने ही लोगों के लिए कब्रिस्तान से कम नहीं है। ये कभी सल्तनतों का कब्रिस्तान तो नहीं रहा, अलबत्ता हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान ज़रूर रहा है कि उन्होंने यहाँ पे आके जंगें खेली हैं। तो फिर इन्होंने ख़बरदार किया कि जो वो काम कर रहे हैं तो पाकिस्तानी अज़म और हौसले को गलत अंदाज में लिया है उन्होंने। दुनिया देखेगी कि उनकी धमकियाँ सिर्फ दिखावा है। तालिबान रजीम अगर लड़ने की कोशिश करेगी तो, और साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर कोई भी खुदकुश धमाका या हमला होता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ये जो खुदकुश धमाके और हमले, ये हमारी अपनी पैदावार है ना। तालिबान को किसने बनाया? हमने बनाया। ये दहशतगर्द किसने ट्रेंड किए? हमने किए। ये सारी तंजीमें कौन इनको लीड करता था? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती थी। ये एक एक ग्रुप जो आज बना हुआ है, इस सारे के पीछे पाकिस्तान की फ़ौज थी, फ़ौजी हुक्मरान थे। इन्होंने दुनिया से डॉलर कमाए, पहले मुजाहिद बनाए, उसके बाद तालिबान बनाए, उसके बाद तालिबान के मुख्तलिफ गिरोह बनाए। तो हर किस्म की दहशतगर्दी हमने तैयार की है। अब वो पाकिस्तान के कबायली इलाकों में और अफ़गानिस्तान में फैली हुई है। अब बजाय इसके कि हम उसकी जिम्मेदारी लें और इन चीज़ों को ठीक करने की तरफ बढ़ें, हमें ये लग रहा है कि ये हमारे ऊपर क्यों चलना शुरू हो गया। देखिए, जब वो बारूद का खेल खेलते हैं तो वो वापस आता है, जब आप हथियारों के साथ खेलते हैं तो वो चलते भी हैं। पाकिस्तान को आज भी ये बात समझनी पड़ेगी कि लड़ाई से मसला हल नहीं होता, और ये बात अफ़गानिस्तान को भी समझनी पड़ेगी। अफ़गानिस्तान भी ये बात अच्छी तरह जानता है कि वो पाकिस्तान के 1 इंच के ऊपर भी कब्जा नहीं कर सकता। बदअमनी ज़रूर पैदा हो सकती है दोनों तरफ, हालात ख़राब ज़रूर हो सकते हैं दोनों तरफ, लेकिन दोनों तरफ ये कैपेसिटी नहीं है कि वो एक दूसरे के मुल्कों को फतह कर दें और हमेशा के लिए कब्जा कर लें। ना पाकिस्तानी ये तस्लीम करेंगे, ना अफ़गानी ये तस्लीम करेंगे। लिहाजा अक्ल की बात वही है कि बैठें और बैठ कर मामला तय करें। वैसे ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट मैंने पढ़ी है, मुझे लगता तो नहीं है कि उन्होंने ये लिखी होगी, क्योंकि इस तरह की ट्वीटें कहीं और से लिख के आती हैं, लेकिन फ़िलहाल ख्वाजा आसिफ साहब के अकाउंट से चली है तो चले मान लेते हैं। नाज़रीन, शेख वक्कास अकरम साहब ने इमरान खान साहब के सोशल मीडिया के हवाले से एक बड़ा अहम इंकशाफ किया, और वो ये कह रहे हैं कि ये ट्विटर केस क्या है, इसमें अदालत से क्या अहकामात मांगे जा रहे हैं। हर पॉइंट के पीछे एक पूरी मुनज़्ज़म कोशिश है कि किसी तरह इमरान खान साहब के पैगामात का सिलसिला बंद किया जाए। इसमें शरीक मावन और फैलाने वाले सोशल मीडिया के गिर्द शिकंजा कसा जाए। इमरान खान साहब के ट्विटर पैगामात के खिलाफ ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वाजिद गिलानी काबीना के मेंबर एग्जेक्टिव गुलाम मुर्तज़ा खान ने मारूफ नून लीगी वकील रहनुमा जनाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान के ज़रिए दायर किया है, और अदालत से दरख्वास्त की है। वो जो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई थी कि बड़े तरीके से इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है, और सेम टाइम में ये भी कोशिश की गई कि लंबा ले जाए इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 केस की समाअत को,
ताकि जितना हो सके मैक्सिमम इमरान खान साहब को खामोश करवाया जा सके। नाज़रीन, एक और खबर यह है कि तहरीक लब्बैक के सानिया मुईद के बाद मरीम नवाज़ की सिक्योरिटी के बड़े सीरियस इश्यूज हैं और सिक्योरिटी के लिए पंजाब के कुछ ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी भी, मरीम नवाज़ की भी, दीगर कुछ और लोगों की भी, जितनी सिक्योरिटी थी सबकी स्क्रूटनी की गई है, स्क्रीनिंग की गई है और ये इंश्योर किया गया है कि सलमान तासीर के साथ जो वाक़या हुआ उस तरह का कोई वाक़या दोबारा ना हो। मरीम नवाज़ ने सरकारी मौलवियों से मुलाकात भी की है, बहुत सारे उलमा इकराम जाके वहाँ बैठे थे, उनके साथ बातचीत की है। दबे लफ्ज़ों में तहरीक लब्बैक के बारे में उन्होंने कुछ गिले शिकवों का भी इजहार किया, लेकिन जो कत्लेआम है वो कहीं पे डिस्कस नहीं हुआ। किसी मौलवी की जरूरत नहीं हुई कि वो वहाँ पे खुल के बात करता कि जनाब वो जो कत्लेआम हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। मुफ्ती मुनीब वॉज देयर, लेकिन मुफ्ती मुनीब आपको पता है कि वो हमेशा एक सहूलतकार के तौर पर अपने आप को ताकतवर लोगों की खिदमत के लिए पेश करते हैं। तो मुफ्ती मुनीब साहब ने खुद को एक दफ़ा फिर पेश किया मरीम नवाज़ साहिबा के सामने और वहाँ पर मुफ्ती मुनीब साहब जो है वो भी दोबारा तहरीक लब्बैक जिसकी दम भरती थी इसके बारे में कुछ नहीं कहते। और पता चला कि जी मुफ्ती मुनीब साहब का शायद कोई एक दो खबरें आ रही हैं, कोई राब्ता वाब्ता भी करवाया गया है शायद उससे, साद रिजवी से। देखिए ना, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। एक तो मुझे ज़्यादा शक ये है कि ये एजेंसियों की तहवील में दोनों भाई, ज़्यादा शक तो मुझे ये है और मैं ये मानता हूँ कि एजेंसियों की तहवील में ही बंदा होता है तो इस किस्म की खबरें फैलाई जाती हैं। तो अगर तो एजेंसियों की तहवील में है तो तहरीक लब्बैक जो है वो एक बिल्कुल ही फजूल पार्टी साबित हुई जिसके अंदर टके की सकत नहीं थी। बेड़े ही गर्क हो गया उनका, कोई आवाज़ उठाने के काबिल भी नहीं रहा। कत्लेआम तो हुआ उनका, वो तो पीटीआई का भी हुआ, पीटीआई का भी कत्लेआम हुआ था, लेकिन उसके बाद हमने देखा उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई थी जोरदार तरीके से। तहरीक लब्बैक तो टुस हो गई। दूसरा, अगर ये बाकी सारे लोग ठीक बात कर रहे हैं कि रिजवी बरादरान भाग गए हैं, तो भाई अगर वो भाग गए हैं तो ये तो फिर डूब मरने का मुकाम है कि वहां कारकुनों की लाशें छोड़ के भाग गए। अगर तो भागे हैं तो फिर तो डूब मरने का मुकाम है ना कि जनाब आप आदमी वहां मर रहे हैं, आप लाशें छोड़ के भाग गए। तो ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कहानी है क्या। बहरहाल मरीम नवाज़ को इस बात की फ़िक्र तो है और मौलवियों से मुलाकातें भी ये बात साबित कर रही हैं। दूसरी तरफ जो उलमा है वो भी बैठे हैं, बैठ के इसके ऊपर बात करें। तरीके इंसाफ में कुछ इख्तलाफात नाज़रीन पैदा हुए हैं और नंबर एक ये, इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से अलग अलग किस्म की लिस्टें जारी कर देगी। बैरिस्टर अली ज़फ़र की कोई और है और सलमान अकरम राजा साहब की कोई और है। फिर पंजाब बार के जो इलेक्शन हैं इनमें अलग अलग किस्म के उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है। तो ये 5 साल का एक लंबा टीका लग जाएगा और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार को कामयाबी हो सकती है, वो फिर जीत सकते हैं। हादी अली चट्ठा साहब को अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया, वो अदालत में मौजूद थे और जो अभी चीज़ समझ आई वो ये है कि थोड़ा सा लेट हो गए तो उन्होंने जाके जज को कहा मैं आ गया हूँ, लेकिन जज ने कहा जी मैं तो इसके वारंट जारी कर रहा हूँ। और जब वारंट जारी किए जाते हैं जब बंदा ना आए, वो बंदा अदालत में पहुंच गया तो यहाँ पे जज कभी वारंट जारी नहीं करता। लेकिन ना सिर्फ वहाँ पे उनके वारंट जारी कर दिए बल्कि हादी अली चट्ठा को जो ईमान मज़ारी के शौहर है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंदाज़ा करें आप। और ये वो आदमी है जो बहुत सारे गरीबों और कमज़ोरों के केसेस मुफ्त में भी लड़ता है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है जनाब ये सूरत हाल भी। तो हादी अली चट्ठा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। ये है पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ, अदालतों का इंसाफ। अब तक इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।